एक ऐसे सूखे में जहां पीने का पानी भी दुर्लभ था, मेरे परिवार ने एक छुपी हुई भूमिगत नदी खोज ली। जब बाकी सब लोग मुश्किल से गुजारा कर रहे थे, हमारे पास इतना मांस था कि हम उससे ऊब गए थे। गांव का कष्ट देख मैं सह न पाया और उन्हें नदी का बता दिया। खबर फैलते ही सबकी नजरें हमारे घर पर थीं। सूखे के बाद तूफान आया और मेरा परिवार ठंड से मर गया। आंखें खुली तो मैं 1973 में था, नदी खोजने से ठीक एक दिन पहले। मैं अभी ठीक से होश में भी नहीं आया था कि मैंने जो युआनचेंग को अपने पापा पर फावड़ा लहराते हुए देखा। जमीन फटी हुई थी, सूरज सबको झुलसा रहा था और हवा में सूखी मिट्टी की गंध थी। जो युआनचेंग बहुत गुस्से में था क्योंकि मेरे पापा ने एक बाल्टी पानी ज्यादा ले लिया था। मेरा दिल बैठ गया। अपनी पिछली जिंदगी में यहीं पर मेरे पापा की पिटाई हुई थी। मैं उनके सामने कूद गया और फावड़े का डंडा सीधा मेरे सिर पर आकर लगा। मैं जमीन पर गिर गया और मरे होने का नाटक किया। जो युआनचेंग सन्न रह गया, उसके हाथ से फावड़ा छूट गया और मिट्टी पर गिर पड़ा। मेरे पापा लुओ वानशेन भी मुझे वहां बेहोश पड़े देखकर हैरान रह गए। आंखें लाल होकर उन्होंने चिल्लाया, जुआनचेंग, मुझे इस तरह मत डराया करो। फिर उन्होंने मुझे अपनी पीठ पर लादा और घर की ओर दौड़ पड़े। मैं सुन सकता था कि वह धीरे धीरे रो रहे थे और अजीब बात है, इससे मुझे तसल्ली मिली। इस बार पापा जीवित थे, दोनों बहनें भी साथ थीं और सब सुधारने का समय था। घर पहुंचकर बिस्तर पर लेटते ही मैंने आंखें खोल दी। माँ आंसू पोंछते हुए डॉक्टर को बुलाने भागने लगी, पर मुझे होश में देख उनका कटोरा गिर गया। समझाने का समय नहीं था। माता पिता को अंदर खींचकर दरवाजा बंद कर दिया। माँ, पापा, जो परिवार को बाद में देखेंगे, मेरे पास जिंदगी बदलने वाली चीज है। मैंने अपनी आवाज धीमी की और तहखाने की ओर इशारा किया। सूखी हुई नहर के पानी के लिए लड़ने के बजाय क्यों ना हम अपना खुद का कुआं खोद लें। मेरे माथे पर अभी भी खून से सना पट्टा बंधा हुआ था, इसलिए मेरी हालत काफी खराब लग रही थी। मेरे पापा दरवाजे पर बैठे अपनी चिलम पी रहे थे और जब उन्होंने यह सुना तो उनकी चिलम गिरते गिरते बची। वो लगातार सिर हिलाते रहे। जुआनचेंग, तुम्हें इतनी जोर से चोट लगी है कि तुम बकवास कर रहे हो। जमीन हर जगह फटी हुई है, आखिर हम पानी कहाँ से लाएंगे? कुआं खोदने में पैसे लगते हैं, मजदूर चाहिए, ईंट पत्थर चाहिए, ये सब हम कहाँ से लाएंगे? मैं इतनी बेचैन हो गई कि मैंने पैर पटका। झुककर धीरे से कहा, पापा, आप मुझ पर भरोसा करते हैं या नहीं? कुछ दिन पहले मैंने तहखाने के पीछे की जमीन देखी थी। मिट्टी भारी लग रही थी, उसके नीचे जरूर पानी होगा। ये सूखा जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। अगर हम ऐसे ही इंतजार करते रहे तो गांव के लोग भूखे मर जाएंगे। मुझे पता भी नहीं चला और मेरी आवाज तेज हो गई। मेरी माँ ली शुफांग ने हमें सुन लिया और रसोई से दौड़ती हुई आ गई। जैसे ही उन्हें समझ आया कि मैं कुआं खोदना चाहता हूँ, वह असल में सबसे पहले राजी हो गई। वह मेरे पापा की ओर मुड़ी। ये सही कह रहा है, पानी ही जीवन है। अगर हमें सच में पानी मिल गया तो हमारा परिवार बच जाएगा। अगर जो परिवार हमें पानी लाने नहीं देगा तो हम खुद अपना इंतजाम करेंगे। मेरे पापा हमेशा से ही जिद्दी रहे हैं। जैसे ही उन्होंने यह सुना, उन्होंने दांत भींचकर हाँ कह दिया, लेकिन जब उनकी नजर मेरे सिर के घाव पर पड़ी तो उनकी आंखें फिर से लाल हो गईं। जुआनचेंग, जो युआनचेंग ने किया उसे हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। जैसे ही उन्होंने जो परिवार का जिक्र किया, मेरे अंदर की आग फिर से भड़क उठी। पिछले जन्म में उन्होंने अपनी संख्या के बल पर हमारा घर छीन लिया था। आखिरकार मेरे माता पिता उन्हीं की वजह से ठंड में मर गए थे। उनके पास बहुत सारे भाई थे। अगर हम सीधे भिड़ते तो मेरे पापा हार जाते, लेकिन मैं फिर भी उन्हें पहले सबक सिखा सकता था। उस रात हमारे पूरे परिवार के पास सिर्फ पतली कद्दू की सूप थी। मैंने अपनी दोनों छोटी बहनों को सुला दिया, फिर अपने माता पिता को पीछे वाले कमरे में ले गया और लकड़ी का बिस्तर एक तरफ हटा दिया। उसके नीचे मिट्टी का तहखाना था जिसमें हम शकरकंद रखते थे। पापा, यहीं से खुदाई शुरू करो, मैं बता रहा हूँ, इस जगह के नीचे कुछ है। पापा ने एक शब्द भी और नहीं कहा। उन्होंने अपनी कमीज उतारी, कुदाल उठाई और खुदाई में लग गए। वो ताकतवर थे और कड़ी मेहनत के आदी भी, और थोड़ी ही देर में उन्होंने मिट्टी का एक पहाड़ सा जमा कर दिया था। हम एक एक टोकरी में मिट्टी बाहर ले जाते और उसे पिछली दीवार के पास फेंक देते। हम तीनों ने आधी रात तक चुपचाप खुदाई जारी रखी, जब तक कि हम इतने थक नहीं गए कि खड़े रहना भी मुश्किल हो गया। अगली सुबह मैं तड़के ही निकल गया। मैंने पापा से कहा, मुखिया से जो युआनचेंग की शिकायत कर दो कि उसने मुझे मारने की कोशिश की। पापा चिंतित थे, पर उन्हें सिंचाई के काम पर जाना था। यह हर घर के लिए अनिवार्य था। जब वह वहां पहुंचे तो सीधे गांव के मुखिया जोऊ शिन के पास गए। जोऊ शिन जो युआनचेंग के चाचा थे और वह एक पत्थर पर बैठे ऐसे पानी पी रहे थे जैसे उन्हें दुनिया की कोई चिंता ही न हो। पापा की बात सुनने के बाद उन्होंने अपनी पलकें तक नहीं उठाई। तुम्हारे बेटे ने अतिरिक्त पानी लिया, यह समूह का फायदा उठाना है। पापा गुस्से से कांप रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने समझाने की कोशिश की कि वह पानी बूढ़े वांग के लिए था, जो हमारे गरीब बुजुर्ग पड़ोसी हैं। जोऊ शिन ने उन्हें हाथ हिलाकर टाल दिया। बस अब काम पर लग जाओ। पापा जानते थे कि वह चालाक बूढ़ा परिवार का पक्ष ले रहा है, इसलिए उन्होंने अपना गुस्सा पी लिया और पत्थर उठाने चले गए। इसी बीच मैं सीधे गांव के पूरब में स्थित बूढ़े वांग के घर चला गया। वह शहर के इकलौते सेवानिवृत्त सैनिक थे और लोग उनकी मुखिया से भी ज्यादा इज्जत करते थे। जैसे ही मैं अंदर गया, मैं घुटनों के बल गिर पड़ा और अपने सिर के घाव की ओर इशारा करते हुए फूट फूट कर रोने लगा। जो युआनचेंग ने सिर्फ आपका पानी नहीं चुराया, उसने आपको निकम्मा बूढ़ा भी कहा। मैं आपके लिए पानी ला रहा था और उसने मुझे डंडे से मार मार कर लगभग मार ही डाला। जैसे ही बूढ़े वांग ने यह सुना, उन्होंने अपनी छड़ी जमीन पर पटकी और गरजते हुए बोले, उस कमीने ने हद पार कर दी है। मैंने एक ठेला उधार लिया और सबसे पहले उन्हें मिलिशिया नेता कप्तान वांग सान के पास ले गया। जैसे ही मैंने उन्हें देखा, मैं चिल्लाया, कप्तान वांग, जो युआनचेंग ने मुझे मारने की कोशिश की, वह झगड़ा कर रहा है और पूरी कम्यून की बदनामी कर रहा है। वांग सान ने बूढ़े वांग के चेहरे की ओर एक नजर डाली और तुरंत कहा, अगर यह सच है तो मैं खुद उसे गिरफ्तार करूंगा। मैं वांग को सीधे दफ्तर ले गया। अधिकारियों ने पूर्व सैनिक का सम्मान करते हुए तुरंत टीम भेज दी। अधिकारियों को देखते ही जो शिन गिड़गिड़ाने लगा। उधर कार्यस्थल पर वांग सांड ने जो युआनचेंग को पटक कर 2 थप्पड़ जड़ दिए।
झो युआनचेंग पूरी ताकत से चिल्लाने लगा और जंगली जानवर की तरह तड़पने लगा। अधिकारियों ने मिलिशिया से उसे घसीटने को कहा, बोले पहले जांच होगी फिर निपटेंगे। तब झो युआनचेंग को एहसास हुआ कि उसे उसी ने गिराया जिसे वह तुच्छ समझता था। उसका भाई झो युआनजिया दौड़ते हुए चिल्लाया, लुओ झेंग अब तू गया। मैं वांग के पीछे खड़ा होकर ठंडे स्वर में बोला, क्या तुम भी भाई के साथ टाउनशिप ऑफिस जाओगे? वह गुस्से से पीला पड़ गया, लेकिन मारने की हिम्मत नहीं हुई। उस रात जब मैं घर पहुंचा और अपने माता पिता को सब कुछ बताया तो पिताजी की मुस्कान रुकी नहीं रही थी। खुशी में माँ ने एक अनोखा काम किया, उन्होंने कद्दू के सूप में मुट्ठी भर चावल डाले। खाने के बाद मैंने छोटी बहन होंगमई को बाहर पहरे पर बिठाया और माता पिता को फिर तहखाने में ले गया। तीसरी रात को पिताजी ने फावड़ा जोर से मारा और उनके पैरों के नीचे की मिट्टी का एक हिस्सा अचानक धंस गया। हमारे नीचे बने अंधेरे छेद से ठंडी हवा का झोंका बाहर निकला, उसमें पानी की खुशबू थी और मैंने गुर्राते हुए कहा, पापा हम पार कर गए, टॉर्च ले आओ। पापा के हाथ कांप रहे थे जब उन्होंने 2 टॉर्च जलाई और हम सीढ़ी से नीचे उतर गए। नीचे हमें एक विशाल प्राकृतिक गुफा मिली जिसकी छत से चमकती हुई स्टैलेक्टाइट्स लटक रही थीं। हमने अभी 2 कदम भी नहीं बढ़ाए थे कि बहते पानी की आवाज सुनाई दी। जैसे ही हम चट्टान की दीवार के पास पहुंचे, मेरा पूरा परिवार स्तब्ध रह गया। वहां था एक 5 या 6 मीटर चौड़ा भूमिगत नदी। पानी इतना साफ था कि टॉर्च की रोशनी में कंकड़ चमकते हुए दिखाई दे रहे थे। सतह हर जगह उफान मार रही थी। पापा देखो वो कैटफिश हैं। उथले पानी में कैटफिश बहुत बड़ी, मोटी और एक दूसरे से सटी हुई थीं। उनमें से कुछ का वजन 20 पाउंड से भी ज्यादा रहा होगा। पापा नदी के किनारे घुटनों के बल बैठ गए, पानी उठाया और जैसे प्यासा आदमी पीता है वैसे ही पीने लगे। आंसू उनके चेहरे पर बहने लगे। ये ताजा पानी है, ये मीठा है, आखिरकार स्वर्ग ने हमारी सुध ली, हम बच गए। माँ भी रो रही थी और धीरे धीरे स्वर्ग का धन्यवाद कर रही थी। मैं जानता था कि यह सिर्फ जिंदा रहने के लिए पानी नहीं था, ऐसे समय में यह दुनिया की सबसे कीमती चीज थी। गुफा बर्फ के डिब्बे जैसी ठंडी थी और वहां की नम हवा बाहर की मरी हुई फटी हुई जमीन से बिल्कुल अलग दुनिया जैसी लग रही थी। हम तब तक वापस ऊपर नहीं चढ़े जब तक मशालें लगभग बुझ नहीं गईं। फिर हमने तहखाने को बंद कर दिया और बिस्तर को वापस अपनी जगह पर रख दिया। माँ पिताजी दिए के पास हाँफ रहे थे। मैंने धीरे से कहा, यह बात बाहर नहीं जानी चाहिए वरना हम खत्म हो जाएंगे। पिताजी बोले, पता है, अपने पत्ते मत खोलो, पानी अब सोना है, कल मैं दीवार ऊंची कर कांच लगा दूंगा। माँ ने सिर हिलाया, मैं पिछले साल बचाए हुए पत्ता गोभी के बीज निकाल लूंगी। अब जब हमारे पास पानी है तो हम सब्जियां उगा सकते हैं और शायद कुछ मुर्गियां भी पाल सकते हैं। हम में से कोई भी उस रात नहीं सोया। अगले दिन मेरे माता पिता फिर से सिंचाई के काम पर चले गए। उनकी आंखें लाल थीं, लेकिन पहली बार वे आत्मविश्वास के साथ चल रहे थे। उस शाम मैं जल्दी घर लौट आया, एक पुराना मछली पकड़ने का जाल ढूंढा और अपने पिताजी के साथ चुपके से गुफा में चला गया। गुफा की छत में दरारें थीं जिनसे इतनी रोशनी आ रही थी कि भूमिगत नदी का आकार मुश्किल से दिखाई दे रहा था। नदी के संकरे भाग में हमने पत्थर जोड़ कर छोटा बांध बनाया और जाल हेतु एक जगह खुली छोड़ी।